अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगा, आप उस वीडियो को देखिएगा और फिर आप वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के दरमियान डिफ्रेंशिएट करिएगा और आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट जो है, इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। देन मैं दोनों वेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इनके दरमियान एंगल कैसे बनेगा और इनकी डायरेक्शन हमने कैसे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ two vector and result into a vector quantity, then such product is called vector or cross product. If the product of two vectors and result into a vector quantity, then such product is called vector or cross product. यानी अगर दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट लें और रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो इसको बोलते हैं हम कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे मैं दो वेक्टर लेता हूं, कंसीडर two vector A and B। हमारे पास दो वेक्टर A और B हैं और इनको मैं डिफाइन कर सकता हूं। A क्रॉस B इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब आपके माइंड में आएगा कि A क्रॉस B हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा, यहां पे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए है और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड बी है और साइन ऑफ थीटा कोई वैल्यू आएगी, तो ये तो हमारे पास स्केलर रिजल्ट आ गया। तो यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो इसलिए मैं यहां पे एन यूनिट वेक्टर लगाता हूं, एन हैट लगा दिया मैंने। तो आप देखें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल गई। तो इसका मतलब हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन मिल जाए तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। तो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमारे पास जो आ रही है वो वेक्टर आ रही है। अब जरा देखिएगा इसको हम प्लेन के अंदर कैसे शो करते हैं। एक वेक्टर मेरे पास B है और एक वेक्टर मेरे पास A है, या आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं, एक वेक्टर मेरे पास A है और दूसरा वेक्टर जो हमारे पास है वो B वेक्टर है। आपने दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में कंसाइड करना है, तो जो एंगल बनेगा उसको आपने थीटा का नाम देना है। ये थीटा एंगल है। तो ये थीटा एंगल जो आपने लेना है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल आपने लेना है, यानी जो हमारा थीटा होगा वो ग्रेटर इक्वल 0 होगा और लेस देन इक्वल क्या होगा, 180 होगा। ग्रेटर इक्वल 0 डिग्री और लेस देन इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एंगल भी हो सकता था, लेकिन रूल ये है, कन्वेंशन ये है कि हमने स्मॉलर एंगल ही लेना है, हमने ये बड़ा एंगल नहीं लेना, हमने छोटा एंगल लेना है। डॉट प्रोडक्ट के अंदर भी हमने स्मॉल एंगल का ही इस्तेमाल किया था। और अब अगर हम ए क्रॉस बी जो है इस वेक्टर की, ए क्रॉस बी जो हमारे पास प्रोडक्ट है,
इसकी डायरेक्शन देखें तो ये क्या होगी, ये दोनों वेक्टर ए और बी जो कि प्लेन के अंदर हमारे पास पड़े हुए हैं, उनके ऊपर n यूनिट वेक्टर, ये क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, और एंगल जो हमारे पास बनेगा वो ये एंगल बनेगा थीटा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिएगा जरा, यहां पे मेरे पास दो वेक्टर्स मैं आपको दिखाता हूं। ये मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। मैंने दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में कंसाइड कर दिया। जब दोनों वेक्टर्स की टेल को आपस में कंसाइड करूंगा तो मेरे पास एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आपको व्हाइट बोर्ड पे ये ऐसे नजर आ रहे हैं, तो ये बेसिकली इस, तो असल में ये दो वेक्टर इस टाइप से हैं, यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इनको टेल को आपस में कंसाइड किया तो एंगल क्या बना, थीटा। अब जो यूनिट वेक्टर एन हमारे पास है वो क्या है, प्लेन के अंदर हम बात कर रहे हैं, वो इन दोनों वेक्टर्स के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी वेक्टर जो जिस प्लेन के अंदर वाक़ हैं उसी के ऊपर यह क्या है, परपेंडिकुलर है। अब अगर इनका हम एंगल बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। यानी जितना एंगल इनका हम बढ़ाते जाएंगे उतनी इसकी रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप देखिएगा जरा, मैं आपको इसका एंगल बढ़ा के दिखा रहा हूं, तो इसी तरह से इसकी मैग्नीट्यूड कम होती जाएगी। और फिर से जब इसकी मैग्नीट्यूड यहां पे आके ये जीरो हो गई है, 180 डिग्री पे आके इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर की हमारे पास मैग्नीट्यूड आ रही है वो जीरो आ रही है। फिर अगर हम इसको फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ाना शुरू करेंगे तो अब रिजल्टेंट वेक्टर जो n यूनिट वेक्टर हमारे पास है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड नहीं, अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगी जब इस तरह से इसको हम रोटेट करेंगे। बहरहाल हमने देखा कि ए क्रॉस बी हमारे पास जो आता है, ए क्रॉस बी वो किसके इज इक्वल टू आ रहा है, ए क्रॉस बी, दो वेक्टर्स का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट क्वांटिटी हमारे पास जो आ रही है वो वेक्टर ही आ रही है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, और बेसिकली सी वेक्टर किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा। तो ऐसे भी आप लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही आ रहा है। और यहां पे मैं फिर से बता दूं कि थीटा जो है वो बेसिकली दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान एंगल है, और ए यहां पे हमारे पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और बी हमारे पास यहां पे बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। अब जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है इसको फाइंड करने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूं कि आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो हम तीन तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इसका नाम इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो एक तो हम कह सकते हैं इसको बाय राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड रूल के थ्रू भी आप डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरह से आप बाय राइट हैंड सिक्री रूल भी इसको बोलते हैं, राइट हैंड सिक्री रूल के तहत भी आप वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, या आप डायरेक्शन रूल भी इसको बोल सकते हैं। राइट हैंड डायरेक्शन रूल, जो राइट हैंड डायरेक्शन रूल, इसके थ्रू भी आप बता सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या है। अब जरा देखिएगा, ये मेरे पास एक बोतल है, इसको अगर आपने खोलना हो तो आप क्या करेंगे, आप इसको कैसे घुमाएंगे। तो मैं इसको अपने राइट हैंड के अंदर पकड़ूंगा, अगर कोई लेफ्ट हैंडेड भी है तो उसको भी राइट हैंड के अंदर ही पकड़ना पड़ेगा। तो राइट हैंड के अंदर मैं इसको पकड़ता हूं इस तरह से,
जब मैंने इसको राइट हैंड में पकड़ा तो मेरी जो कर्लिंग फिंगर है, मैंने फिंगर्स को कर्ल कर लेना इस तरह से, तो मेरी कर्लिंग फिंगर जो होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी। यानी मैंने इस बोतल का ढक्कन जो खोलना है इसको मैंने किस तरह से रोटेट करवाना है, मैंने इस तरह से रोटेट करवाना है या इस तरह से रोटेट करवाना है। तो मैंने इसको अपने राइट हैंड में पकड़ा। अब जो मेरी कर्लिंग फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में है एंड माय इरेक्ट थंब यानी मेरा अंगूठा जो है वो सीधा वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन देगा हमें, यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो है उनकी डायरेक्शन जो है वो इरेक्ट थंब देगा। ये है राइट हैंड रूल, या इसको हम राइट हैंड सिक्रू रूल भी बोल सकते हैं। जैसे आपने सिक्रू के साथ आपने नट तो खोला होगा, तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी नट खोले जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, वो खुलते हैं, क्लॉकवाइज क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो अब ये बोतल जो है इसका कैप जब मैं ओपन करता हूं तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता हूं तो ये बोतल का कैप ओपन हो जाता है, यानी किधरों को खुला, ऊपर को। तो इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसी तरह से जब मैं इसको क्लोज करना है तो मुझे अपने राइट हैंड को इस तरह से करना पड़ेगा। तो अब फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है फिंगर्स मेरी, और मेरा थंब जो इरेक्ट थंब है वो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो राइट हैंड रूल को डिफाइन कैसे करते हैं जरा देखिएगा। कर्ल द फिंगर curl the fingers of your right hand in the direction of rotation. Keep the thumb erect, यानी आपने अपने अंगूठे को क्या करना है, अपने अंगूठे को आपने सीधा रखना है। इरेक्ट हो गया थंब। अब उसके बाद क्या होगा, कीप द थंब इरेक्ट जब आपने कर लिया है, जिस तरह से मैंने बताया भी था कि आपने राइट हैंड को इस तरह से कर्लिंग फिंगर्स, जो फिंगर्स कर्ल करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, आपने रोटेट कैसे वेक्टर को करवाना है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को करना है, और थंब को आपने क्या रखना है, आपने इरेक्ट रखना है। तो देन इरेक्ट थंब gives the direction प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो जो हमारा इरेक्ट थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, इरेक्ट थंब जो हमारा होगा वो डायरेक्शन देगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की। और यहां पे देखिएगा मैं आपको दो वेक्टर्स लेके उनकी दोनों तरह की आपको रोटेशन दिखाता हूं। आप देखिएगा कि प्लेन के अंदर हमने एक वेक्टर मेरे पास ए है और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी है। ये दो वेक्टर मैंने प्लेन के अंदर लिए हैं। अब अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी की डायरेक्शन में विद स्मॉल एंगल थीटा के साथ रोटेट करवाना चाहूंगा, तो अब देखिएगा जरा, मैं वेक्टर ए को बी की जानब स्मॉल एंगल के साथ रोटेट करवाना चाह रहा हूं। तो जब मैं वेक्टर ए को बी की जानब स्मॉल एंगल से रोटेट करवाऊंगा तो मेरा थंब जो होगा, अंगूठा जो होगा, वो किसको शो करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को शो करेगा। तो यहां पे फिर राइट हैंड रूल के मुताबिक डायरेक्शन क्या बनेगी, राइट हैंड रूल के मुताबिक इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, या आप इसको ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं। यानी
जो ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। अब देखिएगा फिर से मैं जरा दिखाता हूं, मे बी व्हाइट बोर्ड पे आपको लग रहा होगा कि वेक्टर ऐसे बने हैं, तो बेसिकली वेक्टर ऐसे हैं। तो अब अगर इन दोनों वेक्टर्स की रोटेशन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मैं वेक्टर ए को बी की डायरेक्शन में मैं रोटेट करवाना चाहता हूं, तो मैं अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लूंगा जिस डायरेक्शन में मैंने रोटेशन करवानी है। अगर मैंने ए वेक्टर को बी वेक्टर की जाना मूव करवाना है, तो मैं अपनी जो रोटेशन फिंगर्स की है वो उस डायरेक्शन में रखूंगा, और देन मेरा थंब जो होगा वो किस डायरेक्शन को शो करेगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। एन यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है कि हमारे पास एन यूनिट वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी जो हमारे पास आ रहा है, जो कि प्लेन के अंदर वाक़ है, उनके ऊपर ये क्या है, उनके ऊपर ये परपेंडिकुलर है, जो कि ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमें बता रहा है। तो इस तरह से आपको इसकी डायरेक्शन अपवर्ड मिल रही है। इसी तरह से हम इसको रिजल्ट को हम लिखते हैं कि कैसे आएगा रिजल्ट हमारे पास। तो ये रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एंड एन इज द यूनिट वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं वेक्टर बी को ए की जानिब मूव करवाना चाहूंगा तो फिर क्या होगा, जरा देखिएगा। ये वेक्टर मेरे पास ए है और ये वेक्टर मेरे पास बी है, और इनकी टेल्स को आपस में मिलाया तो एंगल क्या बना, थीटा। अब मैं वेक्टर बी को ए की जानिब रोटेट करवाना चाहता हूं, तो आप देखिएगा कि वेक्टर बी को जब मैं ए की जानिब मूव करवाना चाहूंगा, यानी प्लेन के अंदर ये वेक्टर ऐसे पड़े हुए हैं, और जब मैं वेक्टर बी को ए की जानिब मूव करवाना चाहूंगा तो आप देखिएगा फिंगर मेरी रोटेशन की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेक्टर बी को मैं रोटेट करवा रहा हूं, तो इसलिए मेरी फिंगर उसी डायरेक्शन में होगी, रोटेशन जिधर को मैंने करवानी है। तो मैं जब ये रोटेशन करवा रहा हूं तो इरेक्ट थंब किसको शो करता है, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डायरेक्शन को शो करता है, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, जो कि परपेंडिकुलर है इन विच जो वेक्टर ए और बी जिस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब की बार जो एन यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। तो इसको हम लिखते हैं यहां पे, देखिएगा जरा कि अब की बार ये डायरेक्शन क्या होगी है, अब की बार डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो मैं इसको लिख सकता हूं बी क्रॉस ए, या मैं इसको एन हैट यूनिट वेक्टर लिख सकता हूं। तो आई थिंक आपको समझ आ रही है कि मैं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और जो प्रोडक्ट की डायरेक्शन है उसको आपको बता रहा हूं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे फिर, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी ए साइन ऑफ थीटा एन एन यूनिट वेक्टर। तो क्या मैंने ये सही लिखा है? तो आपके माइंड में आएगा कि यस, लेकिन यहां पे देखें डायरेक्शन अपवर्ड है और यहां पे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब मुझे यहां पे यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन पहले अपवर्ड थी, तो अब की बार डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो यहां पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। यहां पे मुझे यूनिट वेक्टर के साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब बी क्रॉस ए इज इक्वल टू हमारे पास बी ए साइन ऑफ थीटा और माइनस एन यूनिट वेक्टर आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसमें डायरेक्शन क्या थी, इस केस में डायरेक्शन क्या थी, आउटवर्ड थी। अगर आप गौर करें तो इस केस में डायरेक्शन आउटवर्ड थी, और अगर आप इस केस की बात करें तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन जो थी वो डाउनवर्ड थी। तो यहां पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहां पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। यानी दोनों केसेस के अंदर आप देखो तो रोटेशन बी यहां पे चेंज हुई है, यानी यहां से हम ए से बी की जानब गए थे तो डायरेक्शन आपकी जानब थी। अगर आप इस हिसाब से बात करें तो डायरेक्शन आपकी जानब थी, लेकिन जब मैंने बी से ए की जानब मूव करवाया तो फिर डायरेक्शन इस जानब थी। या सिंपली आप कह सकते हैं कि यानी ये हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं, तो जब ए को मूव करवाता हूं बी की जानब तो अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है, और जब बी को ए की जानब रोटेशन कर रहा हूं तो डायरेक्शन क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रही है। तो इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर्स जो हैं
जिनका रिजल्ट हमारे पास आ रहा है n यूनिट वेक्टर, एक केस में अपवर्ड है तो दूसरे में अगर हमारे पास डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b डज नॉट बी इक्वल टू b क्रॉस a, कि a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं हो सकता। तो फिर किसके बराबर हो सकता है, तो ये अब मैं आपको बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैं यहां पे डायरेक्शंस आपको दिखा रहा था कि यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास आ रही है जब वेक्टर ए को बी की जानब रोटेट करवाता हूं, और इस केस के अंदर बी क्रॉस ए के अंदर डायरेक्शन क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। तो इसका मतलब हमारे पास 10 ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस के इक्वल हो सकता है, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था। तो यहां पे आप कहोगे नो, ए क्रॉस बी डज नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस के ए के बराबर नहीं है, तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के बराबर हो सकता है। क्यों होगा, उसकी वजह यह है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए इस वजह से है बिकॉज यहां पे डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और वहां पे डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और हम यही यहां पे बता रहे हैं। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो होगा हमारे पास वेक्टर का प्रोडक्ट, वो बराबर हो सकता है माइनस बी क्रॉस ए के। तो ये था जो कि डायरेक्शन के हवाले से बताना था, और यहां पे आपको बताया भी था कि इस केस में ए बी की जानब मूव कर रहे हैं, और इस केस में हम बी से ए की जानब मूव कर रहे हैं। ये इनकी डायरेक्शन भी मैंने यहां पे आपको बना के दिखा दी है। तो अब इनकी एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पे। एक टॉर्क की एग्जांपल है, नंबर 2 फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल की एग्जांपल है, नंबर 3 एंगुलर मोमेंटम। तो ये 3 एग्जांपल हैं जो कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की हैं। तो सबसे पहले टॉर्क को जरा आपको बता दूं कि टॉर्क क्या है। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर R एंड फोर्स F, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है पोजीशन वेक्टर R और फोर्स F का, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। और कैसे लिखते हैं इसको, टा इज इक्वल टू R क्रॉस F, और ये इनके ऊपर लगाऊंगा मैं वेक्टर के निशान। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट 2 वेक्टर्स का लिया, तो आपको पता है कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या रहा है, वेक्टर ही आ रहा है। तो ये टॉर्क वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की ही एग्जांपल है। इसी तरह से फोर्स जो एक चार्ज पार्टिकल पे लगती है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड b है, तो हमारे पास फोर्स F जो आती है वो भी इज इक्वल टू आएगी q इंटू वी क्रॉस बी, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास एक वेक्टर रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह से अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो इसको भी डिफाइन करते हैं, फिर इसका फार्मूला लिखता हूं मैं। इट इज द वेक्टर प्रोडक्ट of
पोजीशन वेक्टर r and linear momentum p, यानी L एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया या वेक्टर प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास एक वेक्टर रिजल्ट आया। तो ये तीन एग्जांपल मैंने आपको बता दी हैं। तो तीन एग्जांपल्स के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, वो वेक्टर ही आ रहा है। तो अब हम वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स की जानब चलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की हम पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम जो लिखने जा रहे हैं यहां पे वो है नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नॉन कम्यूटेटिव, या आप कह सकते हैं कि वायलेट कम्यूटेटिव लॉ, कि ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, ये होल्ड नहीं करती। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हो तो वहां पे हमने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर a डॉट बी जो था वो b डॉट a के बराबर था, यानी डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारा कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये होल्ड नहीं करता, यानी a क्रॉस b एंड b क्रॉस a आर नॉट सेम। ये सेम नहीं होंगे। कैसे सेम नहीं होंगे देखते हैं, प्रूफ इसका देखते हैं। वी हैव टू वेक्टर a एंड b। हम दो वेक्टर यहां पे ले रहे हैं। एक वेक्टर को हम नाम दे रहे हैं a का और दूसरे वेक्टर को हम यहां पे नाम दे रहे हैं b का। ये वेक्टर हमारा a है और ये वेक्टर हमारा क्या है, b है। और इनको जब आपस में कंसाइड किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो थीटा इनके दरमियान क्या है, एंगल है। देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। अब राइट हैंड रूल के मुताबिक हम वेक्टर a को b की जानब क्या करना चाह रहे हैं, रोटेट करवाना चाह रहे हैं। तो देन जो वेक्टर a को b की जानब रोटेट करवाएंगे तो डायरेक्शन इरेक्ट थंब जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन को शो करवाएगा। तो राइट हैंड रूल के मुताबिक वो क्या होगी, अपवर्ड होगी। एन यूनिट वेक्टर इस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को शो कर रहा है और इस एरो को मैंने लगा दिया यहां पे, ये बता रहा है कि हम ए वेक्टर से बी की जानब जा रहे हैं। तो इसलिए मैं यहां पे एन यूनिट वेक्टर भी लिख देता हूं। इसी तरह से अगर हम यहां पे बी क्रॉस ए का प्रोडक्ट लेते हैं तो फिर क्या होगा, तो यहां पे फिगर देखिएगा। इसमें ये वेक्टर मेरे पास ए है और इस तरह से ये वेक्टर मेरे पास बी है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर व्हेन वी कंसाइड द टेल ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर बी को ए की जानब रोटेट करवाएंगे। तो अब की बार डायरेक्शन क्या होगी, जब वेक्टर बी को, यानी आप कंसीडर करें कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं और आप बी को ए की जानब मूव करवाना चाहते हैं। तो जब बी को ए की जानब मूव करवाऊंगा तो इरेक्ट थंब डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को शो कर रहा है, तो जो कि किस जानब है, जो कि इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या बन जाएगी, रोटेशन इस तरफ को है और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। यानी एन यूनिट वेक्टर हमारा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बी क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा। यानी पहले अगर आप देखें तो पहले रोटेशन हमने इस तरह से करवाई थी और अब की बार हमने रोटेशन कैसे करवाई है, इस तरह से करवाई है। तो अब अगर बी क्रॉस ए वेक्टर तो हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा,
बी ए साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, यहां पे मैंने माइनस लिख दिया है बिकॉज इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो इस इक्वेशन को मैं 1 का नाम दे देता हूं और इस इक्वेशन को मैं 2 का नाम देता हूं। तो आप देखिएगा जरा, ए क्रॉस बी जो हमारा है उसका आंसर आ रहा है ए बी साइन ऑफ थीटा एन यूनिट वेक्टर, जबकि बी क्रॉस ए का आंसर कह रहा है बी ए साइन थीटा माइनस एन यूनिट वेक्टर आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है बाय राइट हैंड रूल के मुताबिक, और इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो डायरेक्शन क्या है, बाय राइट हैंड रूल डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। आप ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो ये हमें बता रहा है रिजल्ट भी कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करता। तो माइनस बी क्रॉस ए जब कर देंगे तो जब यहां पे माइनस लगेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। और यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अब मैं करवाता हूं आपको, और देन हम इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है उस पे जाएंगे। तो एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए। तो आपने बताना है कि इन प्रोडक्ट के दरमियान यानी ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल कितना बनेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा आसान है, और आपने अपना एमसीक्यूज भी लगा दिया होगा, और डेफिनेटली आपने ये सोचा होगा कि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस ए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। यहां पे हमने प्रोडक्ट लिखा था कि ये हमारे पास है ए क्रॉस बी, और इसमें डायरेक्शन क्या थी, अपवर्ड, और ये बी क्रॉस ए लिखा था, इसमें डायरेक्शन हमारे पास क्या थी, डाउनवर्ड। लेकिन जब आप यहां पे माइनस लगा देंगे तो इसका मतलब आपने इसके डायरेक्शन क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो अब इस वाले रिजल्ट और इस वाले रिजल्ट में देखें तो इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, तो इनके दरमियान एंगल बन रहा है जब लाइन ए की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, बताएं मुझे। इनके दरमियान एंगल बनेगा 0 डिग्री। तो आई थिंक आपका ये एमसीक्यूज देखने के बाद मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड जब नहीं करता क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, तो हमारे पास जो एमसीक्यूज व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए जो है उसका आंसर क्या आता है, एंगल उनके दरमियान जो बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो अब हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जानब चलते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए देखने लगे हम। तो यहां पे हम 2 वेक्टर्स बनाते हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, और इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है बिकॉज हमने कहा है कि ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर gives maximum magnitude। अब देखिएगा यहां पे हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा विच इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर ए एंड बी, एंड एन इज द यूनिट वेक्टर, और यहां पे एन हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब थीटा हमारे पास यहां पे कितना बन रहा है, थीटा हमारे पास दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, एंड साइन 90 हम जानते हैं साइन 90 किसके इज इक्वल टू होता है, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ए बी हमारे पास साइन 90 1 और एन यूनिट वेक्टर, या हम कह सकते हैं ए बी एन यूनिट वेक्टर, यानी हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट ए क्रॉस बी के केस में आ रहा है जब
दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर सुना हो तो आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट के केस में हमारे पास ये मिनिमम रिजल्ट आता था और क्रॉस प्रोडक्ट के केस में हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है। अब हम इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हमें यहां पे एक्स वाई प्लेन यहां पे बना देता हूं आपके लिए। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जी एक्सिस है। और ये तीनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। यानी x और y का 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, y और z का और z और x का। यानी ये आपके पास इस तरह से है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और z एक्सिस इस तरह से है। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे मैं ऐसे बना नहीं सकता, तो इसलिए आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि z एक्सिस इस तरह से है। यानी ये तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या बना रहे हैं, एंगल 90 डिग्री का ही बना रहे हैं। अब अगर x एक्सिस पे हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यहां पे हमें पता है I यूनिट वेक्टर होता है। इस तरह y एक्सिस की बात करें तो जहां j यूनिट वेक्टर होता है, और अगर हम z एक्सिस की बात करें तो यहां पे k यूनिट वेक्टर होता है। अब अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें इन दो वेक्टर्स का, यानी I यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर, तो हमें पता है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है और यहां पे भी यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 है, और साइन ऑफ थीटा इनके दरमियान क्या बनता होता है, एंगल बनता होता है। और यहां पे जो n यूनिट वेक्टर आएगा, जो यहां पे हमने बताया भी था आपको कि n यूनिट वेक्टर हमारे पास है, तो वो अब यहां पे क्या है, यानी अब हमने बताया था डायरेक्शन के केस में कि दोनों वेक्टर्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो बेसिकली इनकी क्या देगा, डायरेक्शन देगा। और हम पढ़ चुके हैं अभी इसी लेक्चर में, आप वीडियो को पास करके पीछे लेके जाएं और देखें, वहां पे हमने बताया था कि जो दोनों वेक्टर्स के ऊपर परपेंडिकुलर है बेसिकली वही इनका यूनिट वेक्टर होता है। और यहां पे हमारे पास कौन सा यूनिट वेक्टर है जो इनके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो है k यूनिट वेक्टर। तो इसलिए मैं यहां पे क्या लिखूंगा, k यूनिट वेक्टर लिखूंगा। और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, I और j यूनिट वेक्टर के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसलिए साइन 90 यहां पे पुट कर दूंगा मैं, तो साइन 90 डिग्री और k यूनिट वेक्टर आ गया। तो हम देख सकते हैं I क्रॉस j इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 1, और यहां पे साइन 90 की वैल्यू भी 1 है और k यूनिट वेक्टर है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 और k यूनिट वेक्टर, या हम लिख सकते हैं I यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर के बराबर आ रहा है। इसी तरह से आप j क्रॉस k भी निकाल सकते हैं। तो अगर आप j क्रॉस k निकालेंगे, j क्रॉस k यूनिट वेक्टर आप निकालना चाहें तो वो भी आप निकाल सकते हैं। तो वो किसके बराबर आएगा, अब देखिए j क्रॉस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बन रहा है एंगल इनके दरमियान भी, और इनके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, I यूनिट वेक्टर, तो हम यहां पे लिख सकते हैं। इसी तरह से हम k क्रॉस I भी निकाल सकते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, k क्रॉस I जो हमारा होगा वो j यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। या इसका एक आसान मेथड भी है इसको याद रखने का, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप आसान मेथड के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक यहां पे सर्कल बनाएं और इस पे आप 3 पॉइंट्स ले लें, 1 2 और 3। इसको आप लिखें I यूनिट वेक्टर, इसको आप लिखें j यूनिट वेक्टर, इसको आप लिखें k यूनिट वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन बना दें एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन बन गई। आप देखिएगा जरा, I क्रॉस j हमारा किसके बराबर आ रहा है, k के। इस तरह से j क्रॉस k हमारा किसके बराबर आ रहा है, I के। इस तरह से k क्रॉस I किसके बराबर आ रहा है, j के। तो ये भी एक आसान तरीका है इसको याद रखने का। अब अगर मैं ऐसा करता हूं, मैं j क्रॉस I लिखता हूं, तो फिर रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा जरा देखिएगा।
अगर मैं j क्रॉस i लिखता हूं तो मतलब मैं डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूं, तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको k क्रॉस j यूनिट वेक्टर लिखता हूं तो मेरे पास माइनस i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको मैं i क्रॉस k यूनिट वेक्टर लिखता हूं तो माइनस j यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में अगर हम डॉट प्रोडक्ट के केस में देखें तो वहां पे हमारे पास ये रिजल्ट नहीं थे, वहां पे हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आता था, वहां पे हमारे पास i क्रॉस j जो था वो 0 के इक्वल टू होता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इनको आपने ध्यान से देखना है ताकि आपके ये काम है। तो अब हम चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की थर्ड प्रॉपर्टी की जानब। तो हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो फॉर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल ऑफ वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट of two parallel or anti-parallel vector is null vector। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो दो पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर का लेते हैं, अब यहां पे एंड भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो फॉर पैरेलल वेक्टर या एंटी पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें तो उसका जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है तो वो किसके बराबर आएगा, वो नल वेक्टर के बराबर आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर इज नल वेक्टर। देखिएगा कैसे, हमने लिखा था a क्रॉस b, यानी ये हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर हैं और इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री, आपको पता है। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा एन, n इज द यूनिट वेक्टर। तो यहां पे n क्या होता है, यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और यहां पे हमारे पास ए बी साइन ऑफ थीटा कितना बन रहा है, साइन ऑफ थीटा हमारे पास 0 डिग्री बन रहा है, तो ये मैं यहां पे 0 डिग्री लिख देता हूं और n यूनिट वेक्टर। तो अब ए बी साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री वो 0 के बराबर होता है। तो यहां पे जब ये 0 रिजल्ट बनेगा तो ये सारा रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा 0, लेकिन इसके साथ n यूनिट वेक्टर भी लगा हुआ है। तो 0 तो एक स्केलर क्वांटिटी है और हमने बोला था कि जो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे इस तरह से कि ये हमारे पास क्या है, एक नल वेक्टर आता है। इसी तरह से अगर हम a क्रॉस b दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का लेते हैं, यानी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, यानी उल्टी डायरेक्शन में एक दूसरे से जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा, n इज द यूनिट वेक्टर, ए बी साइन 180 डिग्री, बिकॉज जब एंटी पैरेलल है तो थीटा हमारे पास बनेगा 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री और n यूनिट वेक्टर। और साइन 180 डिग्री की वैल्यू, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो इस तरह से रिजल्ट सारा होगा 0, लेकिन इसके साथ n यूनिट वेक्टर हमारे पास है, तो इसलिए इसको भी आपने 0 नहीं लिखना, बल्कि इसको भी आपने नल वेक्टर लिखना है। और यही चीज हमने बताई थी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, नल वेक्टर होगा। तो अब इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर की बात कर लें,
तो यूनिट वेक्टर के केस में देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें आनी है। तो यहां पे एक मैं एक्सिस आपके पास ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस एंड दैट इज द जी एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सारे एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो दैट्स वाई इनके दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा। एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर होता है, वाई एक्सिस पे जे यूनिट वेक्टर होता है, और जी एक्सिस की बात करें तो यहां पे के यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास। अब मैं लेता हूं आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर, क्योंकि पैरेलल वेक्टर है तो दैट्स वाई इसका ये एक्स एक्सिस पे है तो आई यूनिट वेक्टर आएगा, एक्स एक्सिस पे है तो आई यूनिट वेक्टर ही आएगा। इस तरह से आप यहां पे भी देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे अगर हम बात करें तो आई यूनिट वेक्टर ही उसका आएगा। तो आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1। आई यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या, 1। साइन ऑफ थीटा हमारे पास यहां पे आना है, साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या है, इनके दरमियान जो एंगल होगा, थीटा इनके दरमियान क्या होगा, एंगल होगा। और एन हमारे पास यहां पे क्या आ रहा है, एन हमारे पास यहां पे यूनिट वेक्टर आएगा। और थीटा इनके दरमियान कितना बनेगा, जब पैरेलल है तो थीटा 0 डिग्री बनेगा। सो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 × 1 साइन ऑफ 0 डिग्री, एन यूनिट वेक्टर है हमारे पास। तो साइन 0 क्या होता है, आपको बताया था साइन 0 0 होता है, तो ये सारा रिजल्ट 0 होगा, लेकिन एन यूनिट वेक्टर इसके साथ मौजूद है, तो 0 एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन साथ उसके डायरेक्शन मिल गई है, तो हमारे पास इसका रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर ही आएगा। तो आई क्रॉस आई जो होगा वो नल वेक्टर के बराबर होगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे किसके इज इक्वल टू होएगा, वो भी नल वेक्टर के इज इक्वल टू होएगा। के क्रॉस के यूनिट वेक्टर जो है वो भी नल वेक्टर के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के नल वेक्टर के बराबर आएगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वहां पे आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर जो था वो 1 के बराबर था, लेकिन यहां पे हमारे पास कह रहा है नल वेक्टर के बराबर आ रहा है। अब हम एक एमसीक्यूज करते हैं, देन इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जानना चाहते हैं। तो यहां पे हम 2 एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज है एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, कि किस एंगल पे क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 होता है। ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास है 180 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है कि नॉट पॉसिबल। अब आप जरा सोचें और बताएं, अभी हमने टॉपिक के अंदर ये चीज डिस्कस की है, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है। तो आई थिंक आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो सी आएगा, क्योंकि आप यहां पे देख चुके हैं कि 180 और 0 डिग्री लगाने से हमारे पास रिजल्ट क्या है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इसका करेक्ट आंसर सी है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि एट व्हाट एंगल क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 नहीं होगा, बल्कि मैंने यहां पे बताया था क्या होगा, वो हमारे पास नल वेक्टर होगा। फॉर एंटी पैरेलल और पैरेलल की बात करें तो हमारे पास नल वेक्टर आता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, नॉट पॉसिबल। हां, अलबत्ता अगर ऐसा है कि हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर के लिहाज से, नेक्स्ट एमसीक्यूज यही आ रहा है, तो एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास क्या है, एट व्हाट एंगल्स क्रॉस प्रोडक्ट इज नल वेक्टर। अगर ये पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर कब होता है, तो फिर आपका आंसर जो आप पहले सोच रहे थे वो होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री या बोथ। तो हमने देखा यहां पे 0 डिग्री पे भी हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है और 180 डिग्री पे भी हमारे पास नल वेक्टर आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है कि बोथ। तो इस तरह से 2 एमसीक्यूज मैंने आपको करवाने थे, वो कंप्लीट हुए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की जानब के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 हम देखते हैं कि क्या है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की है कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, यानी अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, इसका इसी के साथ हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक वेक्टर ए है उसका उसी के लिहाज से अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए
इज नल वेक्टर। तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी नल वेक्टर आएगा। आप देखिएगा जरा, ये हमारे पास ए वेक्टर है, इसका इसी के साथ क्रॉस ले रहे हैं, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, इस तरह से ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी ए, साइन ऑफ थीटा, एन इज द यूनिट वेक्टर, और थीटा जो इनके दरमियान बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 0 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब a मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो गया, साइन ऑफ 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर, और साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो इस तरह से ये रिजल्ट हमारा 0 हो गया, एन यूनिट वेक्टर साथ मिला हुआ है, तो 0 एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देता है, तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये एक नल वेक्टर बन जाएगा। यानी सेल्फ प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेल्फ प्रोडक्ट जो वेक्टर्स का होता है वो हमारे पास नल वेक्टर आता है। और इसी तरह से मैंने यहां पे लिखा भी था, आई क्रॉस यूनिट वेक्टर के केस में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो ये हमारे पास क्या आया था, ये नल वेक्टर आया था। तो अब हम इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी जानिब चलते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 5 जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसको देखने जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A and B in terms of their rectangular components। तो हमारे पास A वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट है AXI, AYJ, AZ, K यूनिट वेक्टर है। इस तरह से जो हमारे पास B वेक्टर है इसके कंपोनेंट है BXI, BYJ एंड BZ, K यूनिट वेक्टर। अब इनका हमने क्रॉस लेना है, तो मैं यहां पे लिखता हूं A क्रॉस B इज इक्वल टू A वेक्टर के जो कंपोनेंट है उनको लिखूंगा AXI, AYJ, AZ, K यूनिट वेक्टर, इनके दरमियान क्रॉस लगाऊंगा। और B वेक्टर है तो B वेक्टर के कंपोनेंट लिखता हूं यहां पे BXI यूनिट वेक्टर, BYJ यूनिट वेक्टर, BZ, K यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट के केस में हमने देखा था तो वहां पे तो हमने x कंपोनेंट को x के साथ कर लिया था, i डॉट i हमारे पास 1 हो गया था, y को y के और z को z के साथ कर लिया था। लेकिन यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a जो है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन तमाम कंपोनेंट जो b वेक्टर के हैं उनके साथ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ax जब मल्टीप्लाई होगा ax bx आ जाएगा और यहां पे हमारे पास i यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से axi यूनिट वेक्टर जब byj यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, देखते हैं। ax by और i यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर आ गया। इसी तरह से axi यूनिट वेक्टर को अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं bz के यूनिट वेक्टर के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा ax bz और साथ आ जाएगा i क्रॉस k यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से ayj यूनिट वेक्टर जो हमारे पास है इसको मल्टीप्लाई करता हूं b वेक्टर के तमाम कंपोनेंट के साथ। तो यहां पे ayj को जब bxi यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास आएगा ay bx इंटू j क्रॉस i यूनिट वेक्टर। इसी तरह से
मैं नेक्स्ट मल्टीप्लाई करता हूं ए वाई जे यूनिट वेक्टर को बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा ए वाई बी वाई इंटू जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस अब ए वाई जे को बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो अब देखिएगा ए वाई बी सी इंटू जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैं ए जी के यूनिट वेक्टर को बी वेक्टर के तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ए जी बी एक्स इंटू के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। इस तरह से ए जी के यूनिट वेक्टर को अब मैं बी वाई जे यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ए जी बी वाई के यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, प्लस अब ए जी के को यूनिट वेक्टर को मैं बी जी के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए जी बी जी इंटू के क्रॉस के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आपने देखा मैंने एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए को जो हमारे पास था उसको बी वेक्टर के तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया। इस तरह ए वाई जे यूनिट वेक्टर को मैंने तमाम कंपोनेंट के साथ बी वेक्टर के मल्टीप्लाई किया, फिर ए जी के यूनिट वेक्टर जो था उसको बी वेक्टर के तमाम कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया है। अब इसको रीअरेंज करना है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि हमारे पास जो आई क्रॉस आई का रिजल्ट था वो किसके इज इक्वल टू था, जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर का रिजल्ट किसके बराबर था, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर का रिजल्ट किसके इज इक्वल टू था। तो आई क्रॉस आई यूनिट वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास नल वेक्टर था, जे क्रॉस जे यूनिट वेक्टर का रिजल्ट नल वेक्टर था, के क्रॉस के यूनिट वेक्टर का रिजल्ट हमारे पास क्या था, नल वेक्टर था। और जो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर जब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस ड्रॉ किए थे और आई जे और के यूनिट वेक्टर जो कि एक्स वाई और जी प्लेन में थे इनको हमने नाम भी दिया था, तो आई क्रॉस जे हमारा किसके इज इक्वल टू आया था, आई क्रॉस जे जो है वो के यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू आया था। इसी तरह से जब जे क्रॉस के हमने किया था तो वो हमारा किसके इज इक्वल टू आया था, जे क्रॉस के किया था तो वो आई यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू आया था। इस तरह से जब हमने के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर किया था, के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर किया था तो वो हमारा किसके इज इक्वल टू आया था, वो हमारा जे यूनिट वेक्टर के इज इक्वल टू आया था। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप इनकी डायरेक्शन रिवर्स करते हो, यानी आप जे क्रॉस आई यूनिट वेक्टर लिखते हो तो ये माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर आता। फिर मैंने ये भी बताया था कि अगर आप के क्रॉस जे करना चाहो तो फिर क्या होने वाला है, के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर जो होगा माइनस आई यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। इस तरह से अगर आप आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर लिखते हो तो ये माइनस जे यूनिट वेक्टर के बराबर आएगा। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता चल गए हैं तो अब हम इसकी जानब वापस आते हैं। तो ए एक्स बी एस हमारे पास है, ए एक्स बी एक्स हमारे पास है और आई क्रॉस आई का रिजल्ट हमारे पास क्या था, आई क्रॉस आई नल वेक्टर है। तो अब जो नल वेक्टर है उनके नीचे मैं अंडरलाइन करता जाता हूं। इसी तरह से आप देखें सेम कहां कहां पे आ रहे हैं तो वो नल वेक्टर बनते जाएंगे। जे क्रॉस जे हमारे पास क्या है, ये भी नल वेक्टर है। इसी तरह से हमारे पास जो के क्रॉस के यूनिट वेक्टर है वो भी क्या है, नल वेक्टर है। तो नल वेक्टर को हमारे ये खत्म है, इनको हमने नहीं लिखना। तो बाकी जो हमारे पास है अब उनको हम देखते हैं कि वो हमारे पास रिजल्ट क्या आते हैं और साथ साथ हम यहां पे लिखते जाएंगे। तो हमारे पास आ रहा है जी ए क्रॉस बी जो है वो इज इक्वल टू आ रहा है ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे है। और आई क्रॉस जे हम यहां पे देख लेते हैं किसके बराबर है। तो आई क्रॉस जे के यूनिट वेक्टर कहते हैं, मैं इसके यहां पे साथ ही लिखते जाता हूं, के यूनिट वेक्टर है, प्लस हम लिखेंगे ए एक्स बी जी और आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर जो हमारा है, आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर हमारा जो है वो किसके बराबर है, आई क्रॉस के यूनिट वेक्टर माइनस जे यूनिट वेक्टर के बराबर है। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट ए वाई
बी एक्स और जे क्रॉस आई देखें यहां पे जे क्रॉस आई माइनस के यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो यहां पे माइनस के यूनिट वेक्टर लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी ए वाई बी जी और जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर, जे क्रॉस के जो है वो आई यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो यहां पे मैं आई यूनिट वेक्टर इसके साथ लिख देता हूं, तो हमारे पास आ जाएगा आई यूनिट वेक्टर। इसी तरह से प्लस हमारे पास ए जी बी एक्स जो है और इसके साथ जो यूनिट वेक्टर है के यूनिट वेक्टर क्रॉस आई यूनिट वेक्टर है, तो के क्रॉस आई यूनिट वेक्टर जो है वो जे यूनिट वेक्टर के बराबर है, तो यहां पे लिख दिया। प्लस हमारे पास आ रहा है जी ए जी बी वाई और के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर हमारे पास है, तो के क्रॉस जो जे यूनिट वेक्टर है वो किसके बराबर है, तो के क्रॉस जे यूनिट वेक्टर जो है वो माइनस आई यूनिट वेक्टर के बराबर है। बाकी ये तो नल वेक्टर था, तो ये हमारा रिजल्ट रह गया। अब इसको मजीद हम थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, तो ए क्रॉस बी हमारा इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स बी वाई के यूनिट वेक्टर प्लस ए एक्स बी जी, और ये माइनस अगर मैं स्टार्ट पे लिख दूंगा तो फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा जरा, माइनस जे यूनिट वेक्टर जो है ये माइनस मैं स्टार्ट पे लिख देता हूं, तो यहां पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, साथ में जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और उसके बाद हमारे पास ये माइनस है, माइनस स्टार्ट पे लिख दिया मैंने ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स हमारे पास है यहां पे, तो ये के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहां पे हमारे पास है जी प्लस ए वाई बी जी आई यूनिट वेक्टर है प्लस ए जी बी एक्स जे यूनिट वेक्टर है, और माइनस ये भी स्टार्ट पे आ जाएगा ए जी बी वाई, और यहां पे क्या आ गया हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब मजीद इसमें से मैं आई यूनिट वेक्टर जो है उनको अलग कर देता हूं, जे यूनिट वेक्टर को अलग कर देता हूं और के यूनिट वेक्टर को अलग कर देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों में से आई यूनिट वेक्टर को कॉमन निकाला है, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई आ गया। आई यूनिट वेक्टर मैंने जो है वो कॉमन निकाल के लिख दिया। इस तरह से इन दोनों में से मैंने जे यूनिट वेक्टर जो है उसको कॉमन निकाल के लिख दिया। इस तरह से मैंने के यूनिट वेक्टर जो थे उनमें से मैंने कॉमन निकाल के यहाँ पे के यूनिट वेक्टर को कॉमन निकाला, तो ए एक्स बी वाई और माइनस ए वाई बी एक्स मैंने लिख दिया। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम इसको कैसे याद रखें, तो मैं इसका बड़ा आसान आपको ट्रिक बता देता हूं कि आपने किस तरह से इसको याद रखना है। तो आप सबसे पहले लिखें ए क्रॉस बी और आप ब्रैकेट लगाएं, यहां पे ब्रैकेट लगाएं और इधर लिख दें आई यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद आप प्लस लिखें, ब्रैकेट लगाएं यहां पे और यहां पे लिख दें जे यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद आप यहां पे प्लस लगाएं, ब्रैकेट लगाएं यहां पे और लिख दें के यूनिट वेक्टर लिख दें। अब आपने क्या करना है, अब यहां पे लिख देना आपने ए बी माइनस ए बी लिख देना है। इसी तरह से यहां पे भी आपने लिख देना है ए बी माइनस ए बी, और यहां पे भी आप लिख दें ए बी माइनस ए बी ही लिख दें यहां पे। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि जो यूनिट वेक्टर होगा उसका आपने, अगर आई यूनिट वेक्टर है तो उसका एक्स कंपोनेंट हम नहीं लिखेंगे, वाई यूनिट वेक्टर है, जे यूनिट वेक्टर है तो उसका वाई कंपोनेंट लिखेंगे, के यूनिट वेक्टर है तो उसका हम जी कंपोनेंट नहीं लिखेंगे। बाकी आप लगा दें यहां पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा फिर हमारे पास ए वाई और ये क्या आ जाएगा बी जी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ए जी और ये क्या आ जाएगा बी वाई आ जाएगा। यानी अगर पहले आई यूनिट वेक्टर एक्स कंपोनेंट नहीं लिखा तो पहले आप वाई लिख दें, फिर दूसरे के साथ जी लिख दें, फिर आप पहले के साथ जी लिख दें, दूसरे के साथ वाई, यानी इसको उल्ट करके लिख दें। इसी तरह से यहां पे हमारे पास क्या है, जे यूनिट वेक्टर है, तो आपको पता है यहां पे वाई कंपोनेंट आपने नहीं लिखना, तो आपने क्या लिखना है जी कंपोनेंट लिखना है और एक्स कंपोनेंट लिख दिया। इस तरह यहां पे फिर आपने उल्ट कर देना, इसके एक्स कंपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया जी हो गया। जस्ट लाइक के यूनिट वेक्टर है तो आपने यहां पे क्या नहीं लिखना, आपने जी कंपोनेंट को नहीं लिखना, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा, इसको उल्ट कर दें तो ये वाई बन गया और ये क्या हो जाएगा एक्स बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आसान मेथड भी लिखने का है। अब मैं इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख के दिखाता हूं कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आपने कैसे लिखना है। इन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैथ के स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझते हैं, तो ए क्रॉस
बी जो हमारे पास वो इज इक्वल टू आ जाएगा, आपने सबसे पहले यहां पे ये मॉड लगाना है और यहां पे आपने आई यूनिट वेक्टर लिख देना है और यहां पे आपने जे यूनिट वेक्टर लिखना है और यहां पे आपने के यूनिट वेक्टर लिखना है। अब आपने आई यूनिट वेक्टर के नीचे जो ए वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो आई यूनिट वेक्टर के नीचे लिख दें। इस तरह से बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो भी आई यूनिट वेक्टर के नीचे लिख दें आप। अब उसके बाद जे यूनिट वेक्टर के नीचे आपने ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है ए वाई वो लिख दें यहां पे, और बी वेक्टर का भी वाई कंपोनेंट जो कि बी वाई था वो लिख दें यहां पे। के यूनिट वेक्टर जो है उसका जो हमारे पास है नीचे आपने क्या लिखना है, ए वेक्टर का जो जी कंपोनेंट है ए जी वो लिख दें यहां पे, और बी वेक्टर का भी जी कंपोनेंट जो है वो यहां पे आप लिख दें। तो इस तरह से ये इसका आसान मेथड है। और डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका कार होता है कि आपने आई यूनिट वेक्टर को बाहर निकालना है, ये रो भी खत्म हो जाएगी, ये कॉलम भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और दरमियान में माइनस का साइन रखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी इसको इसके साथ और इसको आपने इसके साथ करना है। जब आपने आई यूनिट वेक्टर को ओपन करना तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर दूसरा आपने जे के साथ माइनस का साइन लगाना है, रो खत्म कॉलम खत्म हो जाएगा, तो आपने इसको इसके साथ और इसको इसके साथ दरमियान में माइनस का सिंबल रखना है आपने यहाँ पे, सॉरी, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। के यूनिट वेक्टर के केस में आपने के वेक्टर यूनिट वेक्टर की कॉलम को रो को खत्म करना है, यानी आप समझे ये है ही नहीं, तो आपने इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस का साइन दरमियान में लगा देना है, तो आपके पास ये रिजल्ट्स जो आ जाएगा। तो इस तरह से डिटरमिनेंट के मेथड से भी हमारे पास रिजल्ट आ गया है। तो अब हम इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक 6 है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें जो 6 प्रॉपर्टी है या 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट है, वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम यहां पे बता रहे हैं आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म विद वेक्टर ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। अब यहां पे देखिएगा हमारे पास यहां पे 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर को मैं ए का नाम दे रहा हूं और इसी तरह से दूसरा वेक्टर जो मेरे पास है वो बी है। तो अब आपने क्या काम करना है, आपने इस वेक्टर की जितनी लेंथ है इतना ही लेंथ का पैरेलल वेक्टर यहां पे डॉटेड करके आपने लगाना है। इसी तरह से बी वेक्टर की जितनी लेंथ है इसके पैरेलल, बी वेक्टर के पैरेलल ही यहां पे पैरेलल करके एक वेक्टर लगाना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन गई है। अब हमने क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, जो वेक्टर ए और बी वेक्टर से फॉर्म में आ रही है, जो कि इसकी 2 एडजेसेंट साइड है, और थीटा इनके दरमियान क्या बनेगा, इन 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगा, थीटा। तो हमारे पास, हम यहां पे इसकी हाइट देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बी साइन ऑफ थीटा है जो कि हाइट h के बराबर है। आपको पता है बी वेक्टर के जब हम कंपोनेंट ड्रा करते हैं, ये एक बी वेक्टर मैं यहां पे ले लेता हूं और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक इसका क्या होता है, वर्टिकली कंपोनेंट होता है। तो इसको लिखते हैं बी साइन ऑफ थीटा और इसको लिखते हैं बी कॉस ऑफ थीटा। लेकिन यहां पे हम प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम यहां पे इसकी हाइट की बात कर रहे हैं। तो बी साइन ऑफ थीटा के बराबर इसकी हाइट होगी। तो हम क्या लिखेंगे इसको, अब हम लिखते हैं इसको कि हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो किसके इज इक्वल टू होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब अगर आप देखें तो इसमें बेस हमारे पास क्या है, ए है इसकी, और हाइट इसकी क्या है, बी साइन ऑफ थीटा है।
तो ये इसको मैं 1 का नाम दे देता हूं कि एरिया पैरेललोग्राम हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारे पास जो ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है वो किसके बराबर होती है, वो ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर होती है। यहां पे एन यूनिट वेक्टर नहीं मैं लिख रहा क्योंकि मैं यहां पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इस इक्वेशन का मैं नाम 2 का देता हूं। तो बाय 1 एंड 2 हम क्या रिजल्ट देख रहे हैं, बाय 1 एंड 2 से हम रिजल्ट ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो किसके बराबर है, वो है ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास जो है वो किसके इज इक्वल टू आ रहा है, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी साइन ऑफ थीटा के बराबर है। और ए बी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो जो हमने स्टार्ट में बात लिखी थी, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि ए क्रॉस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो बेसिकली किसके बराबर होती है, वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ही होता है। तो इस तरह से हमने कैरेक्टरिस्टिक जो क्रॉस प्रोडक्ट की 6 थी वो भी हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली है। तो अब यहां पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को ध्यान से अच्छी तरह से समझें और देन आप जो इससे पहले टॉपिक हमने डॉट प्रोडक्ट का किया है उसको देखिएगा और इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करिएगा और आप बताइएगा कि क्रॉस प्रोडक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है या डॉट प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।